फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था टिश्यू से। टिश्यू जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था कि एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू, ये 4 टाइप के टिश्यू के बारे में डिस्कस हुई थी, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू एक बार मेमोराइज करा देते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग की बॉडी की जितनी बाहर की सतह है या फिर ऑर्गन के इंटरनल ऑर्गन जो भी लाइनिंग बनी होती है, सारी वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। इनका मेन फंक्शन क्या क्या है कि इन टिश्यू में सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का जो कार्य होता है इन्हीं टिश्यूज़ के द्वारा होता है। स्वेट ग्लैंड है, इसमें भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ओवरी है, एल्वोलियाई है, जिसमें डिफ्यूजन विसरण जिसको कहते हैं ऑक्सीजन का, उसमें एल्वोलियाई में वहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है। दूसरा है हमारा ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग ने ब्लड तक क्लियर किया था, ब्लड को आगे कैरी करते हैं। तो ब्लड जो होता है हमारे शरीर में एक पूरे शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, पूरे ऑर्गन को ढीले रूप में बांधने में ये मदद करता है, और पूरे शरीर में जो गैसीय परिवहन है वो काम जो है ब्लड का ही है। इसी के थ्रू हमारे शरीर में पूरे सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ये हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ब्लड के 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्प सेल्स। प्लाज्मा जो कि हमारे शरीर में 55% है और ब्लड कॉर्प सेल्स जो है 45%। अब 55% में 90% जो है वो वाटर है, 10% में प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस जैसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। प्लाज्मा में ही ये ब्लड कॉर्प सेल्स घुले रहते हैं और ये फ्लोट करती रहती हैं। WBC ब्लड कॉर्प सेल्स जो है, इसमें 3 टाइप के ब्लड कॉर्प सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है RBC, सेकेंड WBC और थर्ड प्लेटलेट्स। RBC का नाम है रेड ब्लड कॉर्प सेल्स एंड WBC का नाम है वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ये वर्टिब्रेट्स प्राणियों में ही पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं। RBC ऐसा है सेल जो इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट एक ऐसा वर्टिब्रेट है जिसके सेल में न्यूक्लियस, RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC हमारे पूरे शरीर के प्लाज्मा में सबसे अधिक भाग RBC का होता है। ये लगभग 99% का RBC रहती है, बाकी में ये 2 भाग WBC और प्लेटलेट्स आती हैं। RBC जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के कारण ये एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है, फिर बाद में विघटित होकर के ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है। RBC जो होता है ये इसके अंदर एक हिम नामक रंजक पाया जाता है जो कि 4% पाया जाता है, और 96% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि मिला करके इसको हीमोग्लोबिन RBC में ही पाया जाता है। इसके केंद्रक में आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कर लेता है। WBC है वाइट ब्लड सेल्स। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक इसमें 2 टाइप्स के कॉर्प सेल्स होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है कि इसके जो पार्ट है उसमें कुछ प्रोटीन्स के कण पाए जाते हैं, जिसको कि नाम है उसका एस्टोफिलस, बेसोफिलस, और इनका कोई खास काम नहीं है। लेकिन एग्रेनुलोसाइट्स जो हैं उनमें उसको 2 भागों में बांटा गया है, ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, और मोनोसाइट जो होता है जो भी बैक्टीरिया एंड वायरस जो भी होता है उसको इनगल्फ कर जाते हैं। अब ये रही बात हमारे ब्लड कॉर्प सेल्स की। अब पूरा ब्लड है, ब्लड में
प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर में, इसका मेन फंक्शन है थक्का बनाना। ये इसका काम है कि जब भी किसी को इंजरी हो जाती है, चोट हो जाता है, तो ये थक्का बनाने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड आगे तक ज़्यादा बहे ना। अगर ये ना रहे, ये काम ना करे, तो अगर कहीं कट वट जाता है तो ब्लड की गति बहती रहेगी और इंसान की मृत्यु हो सकती है। एक इसमें डिजीज़ भी है जो उसकी महारानी से आया है, इंग्लैंड की महारानी में हीमोफीलिया नामक डिजीज़ है, और उसमें जो रक्त है क्लॉटिंग नहीं होती है, ये जेनेटिकल डिजीज़ है। ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती कैसे है? जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो ब्लड में जो थ्रोम्बोसाइट्स सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे उससे रिएक्ट करती हैं और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती हैं। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक हम लोग के अंदर निष्क्रिय स्टेज में ब्लड में ही थ्रोम्बिन सेल होती है, जबकि चोट लगने पे ही वो एक्टिव होती है, और प्लस कैल्शियम के साथ मिल करके ये थ्रोम्बिन बनाती है। थ्रोम्बिन फिर आगे फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन एक नेट के समान उस चोट के किनारे किनारे पूरे चारों ओर एक संरचना बना लेता है। अब वो उस पे चोट पे पूरे चारों ओर जब नेट जैसी संरचना बन जाती है तो ब्लड के अंदर जितने सारे कॉर्पसेल्स हैं उस नेट में आके फंसते जाते हैं और इस तरह से ब्लड की क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाती है और हमारा ब्लड थक्का बन जाता है और उसके बाद ब्लड नहीं गिरता। लेकिन जब किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वो ब्लड जो हम लोग निकालता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सोडियम ऑक्सलेट मिला दिया जाता है ताकि खून जमे नहीं। जैसे बाहर तो वायु के संपर्क में आता है तो वो जम जाता है, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए जो जाता है वो जमता नहीं है, तो उसमें सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। हिपैरिन नामक एक तत्व होता है हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, लेकिन वायु के संपर्क में आते ही जैसे ही कटता है वो क्या होता है, वो डेड हो जाती है। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं तो किसी किसी का इंजेक्शन काफ़ी आरामदायक रहता है और किसी का बहुत ही पेनफुल होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। उन केसेस में होता क्या है कि जब डॉक्टर इंजेक्शन से एयर निकाल रहे होते हैं तो वो एयर अच्छे से निकल नहीं पाता है और थोड़ा बहुत एयर कहीं ना कहीं फंसा रहता है, और जब वो डॉक्टर इंजेक्ट होता है तो वहाँ हिपैरिन जो होता है वो हिपैरिन उस वायु के कांटेक्ट में आने से वो वहाँ की सेल डेड हो जाती है। अब जब सेल डेड हो जाती है तो ये पूरी प्रोसेस काम होने लगती है, ये सारे सेल एक्टिव हो जाते हैं और उस आके चारों ओर घेरा बना लेते हैं और वहाँ पे वो दर्द होने लगता है। तो ये रही हमारे ब्लड चैप्टर। आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्लड के टाइप और ब्लड ग्रुप के बारे में।